तो आज ऑब्जेक्टिव का जो पहला क्वेश्चन है यह है आपका, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, मींस हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिखें। ऑक्सीजन होती है, नंबर ए। बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। सी नाइट्रोजन होती है। डी आर्गन होती है। जल्दी से बताओ किसको सही क्या लग रहा है। ओके, निशु को ए लग रहा है, काजल को सी, दिव्या को सी, और 3 लोगों ने आंसर किया है बस। सी, वेरी गुड। तो मेजोरिटी सी है, आंसर भी इसका सी है। वेरी गुड। जो किसी और ने कुछ और आंसर किया है तो अपने आप को करेक्ट करें। जो हमारा इन्वायरमेंट है, हवा है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है, जो कि आपका 78% होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं, जिसका सही था, मतलब वो अच्छी, उसको थोड़ा सा नॉलेज है। जिसने थोड़ा सा गड़बड़ करी है उसको अपने आप को करेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड, मींस ताजमहल किससे प्रभावित हुआ है। नॉइज पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, या इनमें से किसी में से नहीं। ठीक है, तो A B C D कौन से वाला होगा इसका सेकंड क्वेश्चन का। ताजमहल वाला। ओके, काजल बी, ओके, बी, शिवानी ओके, दिव्या डी, नन ऑफ दिस, रश्मि डी, बी। ओके, राइट आंसर इज बी। देखिए, हमने जब लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था एसिड रेन, तो एसिड रेन से ही ताजमहल इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि भाई एसिड रेन जो होती है वो, उसमें क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ये, तो ये हवा में मिक्स रहते हैं। ठीक है ना, जब बारिश होती है तो उसके साथ आते हैं, तो दैट इज दैट। तो यहाँ पर अगर नॉइज, अगर आपका एसिड रेन होता इन तीनों के अलावा, तो वो ज्यादा करेक्ट था। लेकिन इसमें से भी एयर पोल्यूशन भी ज्यादा, मतलब उसके अगर वो होता तो ज्यादा करेक्ट होता, लेकिन एयर पोल्यूशन इज करेक्ट आंसर इन ऑल दिस फोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पोल्यूटेंट प्रदूषित नदी कौन सी है। यमुना, चेना, कावेरी, चेनाब, गंगा, बताइए। ओके, ज्योति का डी आया है, जल्दी से बताइए। सौम्या डी, काजल ए, ओके डी। तो अधिकतर ने आपका अपना आंसर डी किया है। डी इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी है जो कि दुनिया की सबसे पोल्यूटेड नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एयर पोल्यूशन कोजेज, हवा प्रदूषण क्या क्या करता है। म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज। एयर पोल्यूशन क्या हो की वजह से क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोइल इरोजन होता है, या कोई इनमें से कोई सा नहीं। ओके, दिव्या बी, बी ए, बी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं, बट जो बी ऑप्शन है ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से ही हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने की जो दिक्कतें होती हैं, वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो इस बी इज द मोर करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर किया, दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस इज, इन तीनों में से, चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। जल्दी से बताओ, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके 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 ओके, सी मीथेन, ठीक है। मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमें बात की थी अभी। अब देखते हैं कौन से करेक्ट करेगा। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है इन्वायरमेंट में, हवा में कितनी परसेंटेज होती है इन्वायरमेंट की। 21%, 78%, 12%, 87%। ओके, काजल बी, सौम्या ए, प्रियंका बी, बी 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 बी। ओके, सभी ने बी किया है। बी इज द करेक्ट आंसर। 78% नाइट्रोजन होती है। नाउ व्हाट कॉजेज पोल्यूशन, पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। ए ह्यूमन एक्टिविटीज, बी ट्रीज, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। मतलब आदमी की जो एक्टिविटीज होती है उससे होता है, या पौधों से होता है, या दोनों से होता है, या किसी से नहीं होता। इन चारों में से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नहीं है, डी नहीं है सोनम, डी नहीं है। डी भाई ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है ना। ह्यूमन, पढ़ाया था आपको कि जब डेवलपमेंट कर रहा है, अपना रोड बना रहा है, फैक्ट्रीज हो रही हैं, तो सब दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज, और इन्हीं की वजह से ही पोल्यूशन होता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीएनजी इज ए, सीएनजी क्या है? एक पेट्रोलियम फ्यूल है, या फिर एक क्लीन फ्यूल है, या फिर एक हार्मफुल फ्यूल है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है? तो इसका आप बताइए फटाफट, सीएनजी क्या है? ओके, काजल ने कहा क्लीन फ्यूल है। ओके, अरे इसमें कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। बी, बी, ए, बी, बी, क्लीन फ्यूल। ओके, ओके, छवि, ओके, गलत, ए नहीं, ए नहीं है। ये सीएनजी आपको भाई गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना बार बार कि भाई आप पेट्रोलियम व्हीकल्स ना यूज करके सीएनजी वाले व्हीकल यूज करें। क्यों कह रही गवर्नमेंट? क्योंकि वो क्लीन फ्यूल है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो सीएनजी जो होता है एक क्लीन फ्यूल है। तो क्लीन फ्यूल मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जल प्रदूषण हो रहा है किसके वजह से होता है? नंबर एक, ऑयल रिफाइनरीज की वजह से। नंबर बी, फैक्ट्री पेपर फैक्ट्रीज की वजह से। सी, शुगर मिल की वजह से। डी, या फिर सभी की वजह से, इन सभी की वजह से। ओके, दिव्या ने कहा डी। ओके, अनुराधा डी, 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 डी। ओके, सभी की वजह से होता है। जब जल प्रदूषण होता है वो ऑयल रिफाइनरीज की वजह से भी होता है, क्योंकि वो भी एक फैक्ट्री हो गई है, उसका भी गंदा पानी नदी में जाता है। और पेपर फैक्ट्रीज से भी होता है, और शुगर मिल से भी होता है। तो इन तीनों से ही आपका वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किसमें यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में, एसी में, परफ्यूम्स में, या इन सभी में? स्वाति ने कहा ए, काजल डी, छवि सी, छवि ओके, बाकी लोग भी आंसर दो। 3 लोगों ने आंसर किया है। ए शिवानी, डी, डी, ओके, रश्मि डी, 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 डी। जो डी इज द करेक्ट आंसर। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका रेफ्रिजरेटर्स में भी होता है, ठीक है ना, और एसी में भी होता है, और परफ्यूम्स में भी होता है, तीनों में ही होता है, ठीक है ना। तो तीनों ही ये जब आपको जब ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन जब बताया गया था, तब बताया गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किस में होता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो आप लोग जब भी आंसर्स करो जल्दबाजी में मत करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि आपने देखा रेफ्रिजरेटर, हाँ रेफ्रिजरेटर तो होता है, आपने टिक मारा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। तो ये आप गलती कर जाते हो। चारों ऑप्शन पढ़ो, ठीक है ना। चारों में हो सकता है कि ये अगर अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में सबसे बड़ा होता है कि सपोज आप कंफ्यूज हो कि परफ्यूम में होता है नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप श्योर हो कि रेफ्रिजरेटर में तो होता है और एसी में भी होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में होता है तो एसी में भी होता है, दोनों का सेम सेम सा काम होता है, ठंडा करना, ठीक है ना। तो अब परफ्यूम में कंफ्यूजन है। अब हम यहाँ देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, डी है। तो इसका मतलब अगर ए और बी में हो रहा है तो सी में भी होता ही होगा, तभी ये फोर्थ ऑप्शन है। तो एक तरह से थोड़ा सा लॉजिक अपना यूज करोगे तो क्वेश्चन को आंसर करने में आपको काफी इजी रहेगा। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी कोज है वाटर पोल्यूशन के लिए? नंबर एक है प्लांट्स, पौधे हैं। बी, एनिमल्स। सी, ह्यूमन एक्टिविटीज। डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा नहीं है। तो आंसर इज, काजल ने सी, छवि सी, आकांक्षा और वैष्णवी सी, सी 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 सी। ये सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। तो आदमी की एक हरकतों से होता है, ठीक है ना, दैट्स गुड। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन द वाटर? निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक पानी का टीडीएस कम करने में काम आती है? ठीक है ना। अब टीडीएस आपको पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक ये वाटर पोल्यूशन में, लेकिन अब हम मोस्टली ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं तो फिर भी बता देता हूँ क्या होता है टीडीएस। टीडीएस होता है कि जो हमारा पानी होता है ना, तो पानी के अंदर टोटल जो सॉलिड्स होते हैं जो कि उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं उसकी मात्रा, उसे बोलते हैं टीडीएस। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम टीडीएस का पानी का टीडीएस कम कर सकते हैं? नंबर एक है ऑस्मोसिस। नंबर बी, आयन एक्सचेंज। नंबर सी, डिस्टिलेशंस। एंड डी इज द बोथ बी एंड सी, दोनों, मतलब बी भी या सी भी। तो अब तीन चारों के बाद देखता हूँ किसका आंसर क्या आ रहा है। सर इसका आंसर ए है ना? नहीं, ये नहीं है इसका आंसर।
सभी ने ये दे सर रखा है। टीडीएस जब चेंज करते हैं तो उसके लिए आरओ का यूज करते हैं, हाँ जब टीडीएस को चेंज करते हैं। ओके, तो ऑस्मोसिस तो वो चीज नहीं है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस वो नहीं करता है। जो हमारा टीडीएस आरओ जो घर में लगा है, दैट्स बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली आयन एक्सचेंज एक टेक्निक होती है जो बड़े लेवल पे करते हो डिस्टिलेशंस, या तो ये जो कहते हैं ना प्योरीफायर जो फैक्ट्रीज होती हैं जो जैसे बिस्लेरीज ये सब, तो वो इन टेक्निक्स को यूज करती हैं, या फिर आपके घरों में जो लगा होता है वो भी इन्हीं टेक्निक्स को यूज करता है। या तो फिर वो अगर हाई अच्छा वाला है तो आयन एक्सचेंज करता है और डिस्टिलेशन नॉर्मली होता है। तो दोनों बी एंड सी दो तरीके से ही हम अपना पानी का टीडीएस कम कर सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी नॉट बी, डी फॉर डॉग, बोथ, है ना, बोथ बी एंड सी। कुछ बच्चों ने बी लिखा है, नो नॉट बी, सी राइट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन को आप एक काम करते रहिए, साथ साथ में आप इन क्वेश्चन को चाहे तो पीडीएफ भी लेते रहिए, फोटो लेते रहिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप इनको बाद में भी डिस्कस कर सकें कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो। एक अभी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है, आरती देवी बेटा मैंने बताया डी, अभी भी डी बता रहा हूँ, ठीक है ना, डी, डी फॉर डॉग, डी इज द राइट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ भी था आपके लेवल के हिसाब से, पर ये आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिए कि जो अगर इस तरह से होता है कि आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन दो तरीके होते हैं पानी का टीडीएस कम करने के, ठीक है ना। अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ गया कि डिस्टिलेशन ना होकर सिर्फ आयन एक्सचेंज दिया है, तो आयन एक्सचेंज पे आप टिक कर सकते हो। अगर ये दिया है तो आप इस पर टिक कर सकते हो, तो आपको जो भी अपने हिसाब से आप राइट डिसीजन दीजिए, ठीक है ना। तो आंसर इज, राइट आंसर इज बी। नाउ come to the next question. Which of the following salt is the main cause of permanent hardness of water? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये आपने पढ़ा भी नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ, अगर आप लोग इसका आंसर कर सकते हो तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा साल्ट पानी की परमानेंट हार्डनेस को कम का मेन रीजन है, ठीक है ना। तो पानी की परमानेंट हार्डनेस होती है, उसका मेन रीजन कौन सा है? काजल ने बोला ए, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। तो काजल आप सही हैं, इसका जो राइट आंसर इज ए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो राइट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट या सल्फेट, सल्फेट? सल्फेट सल्फेट सॉरी सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वाटर की वजह से होती है, पानी, गंदा पानी पीने की वजह से होती है, ठीक है ना। नंबर एक, टाइफाइड, कोलेरिया, डायरिया एंड ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ, ये तो आपको नॉर्मल सी बात है। डायरिया, डायरिया, ओके ओके, निशु डी, ओके, सौम्या डी, डी डी, कीर्ति डी, दिव्या डी, डी डी डी, डी इज द राइट आंसर। देखो टाइफाइड भी भाई, जो टाइफाइड फीवर होता है वो उसी की वजह से होता है, गंदा पानी पी लेते हैं हम लोग, बैक्टीरिया की वजह से। कोलेरा भी एंड डायरिया भी। तो डायरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड, ये तीनों बीमारी पानी की वजह से होती है। तो दीज आर द वाटर बोर्न डिसीज, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर आर। आर्सेनिक एक सब्सटेंस है जो कि एक पानी में मिक्स हो जाता है, जो कि हार्मफुल होता है। तो वो उसका मेन सोर्स क्या है? फ्लड मींस बाढ़ है, फर्टिलाइजर्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या बोथ बी एंड सी। काजल ने बोला है डी, बोथ एंड बी एंड सी। आकांक्षा ने बोला है बी एंड सी। सौम्या ने डी। हाँ ठीक है, तो भाई फ्लड तो होगा नहीं, फर्टिलाइजर्स जो हम खेतों में खाद डालते हैं तो obvious बात उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह का आर्सेनिक वाटर, आर्सेनिक पदार्थ मिक्स हो जाता होगा। इंडस्ट्री वेस्ट तो होगा ही होगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ इस तरह का एक कोई एटम मिक्स हो जाता होगा पानी के अंदर। तो थोड़ा सा लॉजिक भी इसको इस क्वेश्चन में हल्का सा यूज करेंगे हम, तो हम इसका करेक्ट आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो राइट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। तो फर्टिलाइजर भी है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। एक क्वेश्चन है आपका, which of the following is the main reason for producing atmospheric greenhouse effect? कि निम्नलिखित में से जो चार रीजन लिखे हैं, ये वाले मैंने यहाँ पे एबीसी ना करके डैश 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 लिख दिया है, तो इन चारों में से कौन सा कारण है
मेन रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग द जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट दो तरह का होता है, एक हार्मफुल होता है हमारे लिए, एक होता है हमारा नेचर को गर्म कर, जो अर्थ को गर्म रखता है। तो उनमें से जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका रीजन कौन सा है? नंबर एक है एब्जॉर्प्शन एंड रीमिशन। एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, रीमिशन मींस द्वारा से इमिट करना ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज बाय एटमॉस्फेयर। दूसरा है absorption and re-emission on infrared radiation by atmosphere. C is the absorption and re-emission of visible light by atmosphere, and D is the none of the above. तो correct answer is B. Okay, सभी ने B दिया है। Okay, B is the right answer. Very good. Actually जो infrared rays होती हैं उन्हीं की वजह से ही जो अर्थ हमारा वार्म रहता है वो इसकी वजह से रहता है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। तो जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमारा इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन और इनका रीइमिशन की वजह से ही अर्थ पे जो गर्माहट रहती है इसकी वजह से रहती है। तो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रीजन है दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड रीइमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, मींस द बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट है बी। जिन्होंने आंसर दिया है वेरी गुड, अधिकतर ने सभी ने सही दिया मेरे ख्याल से। सभी लोग आंसर क्या करें, कुछ ही लोग कर रहे हैं बस, तो प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसा ना कि मेरे को पता है कि हो गया, प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट करें। द मेन रीजन फॉर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई, जो हमारा स्काई है, आसमान है, वो नीला जो होता है उसका कारण क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट ड्यू टू द एयर, तो एयर की एयर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसकी वजह से। सी ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, दैट्स इसकी वजह से। नन ऑफ द अबव, ये इनमें से कोई सा नहीं। तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर सी दे रहे हैं, तो आप लोग सब सही हैं और सी इज द राइट आंसर। जो सनलाइट की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्कैटरिंग हो जाती है, उसकी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है, एक्चुअली वो ब्लू नहीं होता है। तो बी इज द सी इज द राइट आंसर, तो उसका राइट आंसर है सी। तो सभी लोगों ने सी दिया है, वेरी गुड। प्लीज आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते रहें। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन? जो मृदा पोल्यूशन होता है, मृदा प्रदूषण, उसका मेन कारण क्या है? नंबर एक है ओजोन, एरोसोल, एसिड रेन या नन ऑफ द अबव। मतलब ओजोन की वजह से या एरोसोल की वजह से या फिर एसिड रेन या फिर नन ऑफ द अबव। जो मृदा प्रदूषण है, मिट्टी में जो पोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ओके, निशु ने सी दिया, स्वाति सी, रश्मि डी, नहीं डी नहीं बेटा, डी गलत, डी सही नहीं है। सी सी, मयूरी, सौम्या, काजल, छवि सी। तो सी, सभी अधिकतर बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि एसिड रेन की वजह से ही, एसिड रेन में जो केमिकल्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, वो बारिश के थ्रू वापस अर्थ पर आते हैं और उसमें हमारा जो मिट्टी है पोल्यूट हो जाती है, ठीक है ना। तो सॉइल पोल्यूशन का जो मेन रीजन है दैट इज एसिड रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाटर वेपर? वाटर वेपर क्या होती है ना? तो इसका वाटर वेपर होते हैं ना, कि जिसको बोलते हैं वाटर वेपर, एक तरह से वाष्प, ठीक है ना। तो वो क्या है एक्चुअली? ऑप्शन ए इज इट इज द गैसियस फेस ऑफ वाटर, इट इज ए रेन ड्रॉपलेट, वाटर वेपर इज क्लाउड ड्रॉपलेट, नन ऑफ द अबव। ओके, नेहा ने ए बोला है, प्रियंका, स्वाति, छवि, सभी ने ए बोला है, ठीक है। अधिकतर बच्चे ए कह रहे हैं, तो आप लोग सही हैं। तो जो वाटर वेपर होती है, जो एक तरह से वाष्प होती है ना, वाष्प हिंदी में बोलते हैं वापर को, वाष्प, वेपर को वाष्प बोलते हैं। तो वाष्प जो होती है वो जो पानी होता है उसकी गैसियस फेस होता है, वो गैस फॉर्म होती है, ठीक है ना। जब आप पानी बॉईल करोगे तो उसमें भी जो भाप से निकलती है उसको भी आप कह सकते हैं वाटर वेपर, ठीक है ना। तो ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर इज द गैसियस फेस ऑफ वाटर। तो जिन्होंने ए आंसर किया है दैट्स गुड, और जिन्होंने कुछ और आंसर किया तो अपने आप को करेक्ट कर लें, वैसे मोस्टली ने यही किया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलानोर्निया? मेलानोर्निया एक डिसीज है जो कि स्किन कैंसर होती है एक्चुअली। तो ये किसकी वजह से होती है? इसका निम्नलिखित में से कौन सा उसका रीजन है? नंबर एक एसिड रेन, एलर्जीज, एंड सी इज द ओजोन डिप्लीशन, एंड नन ऑफ द अबव। ओके ओके, बी नहीं है कीर्ति बेटा, बी नहीं है। ओके, तो सभी लोग इसका आंसर सी कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन, एंड ओजोन डिप्लीशन इज द राइट आंसर।
तो ओजोन डिप्लीशन आपके टाइम पे आपको बताया गया था ओजोन डिप्लीशन लेयर पे कि उसकी वजह से हमारी ओजोन जो स्किन कैंसर होता है वो सिर्फ ओजोन डिप्लीशन की वजह से होता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से ही अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आती हैं, और जो कैंसर स्किन कैंसर कोज होता है वो इसकी वजह से होता है। तो दैट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सभी ने सी आंसर किया है, कुछ बच्चों ने ए किया है, तो सौम्या ने ए बोला, नहीं ए नहीं है बेटा, राइट आंसर इज सी। येलोनेस ऑफ ताजमहल, जो ताजमहल का कलर थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ है, येलोनेस जो आई है वो किस वजह से आई है? एसिड रेन, एलर्जी, ओजोन डिप्लीशन, या इनमें से कोई सा नहीं? अब देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा करता है, क्वेश्चन आ चुका है पहले। ओके, स्वाति, काजल, सभी ने ए किया है, वंदना सब ए कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड रेन है, ठीक है ना। अगर एसिड रेन यहाँ पे ऑप्शन है तो एसिड रेन है, अगर यहाँ पे होता है एयर पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन भी आप उसका आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन अगर दोनों दे दिए हैं तो एसिड रेन इज द मोर करेक्ट आंसर। तो एसिड रेन इज द करेक्ट आंसर, तो उसका ऑप्शन हो गया ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर, एसिड रेन इज द रीजन फॉर द येलोनेस ऑफ द ताजमहल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल जो होते हैं किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं? नंबर 1 केमिकल एनर्जी, नंबर 2 सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इन नॉन ऑफ द अबव। ओके, बी नेहा, बी स्वाति, बी आकांक्षा, दिव्या, बी इज द सोलर एनर्जी, यस बी इज द राइट आंसर। तो जो सोलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, सोलर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। Now next question is the natural world that surrounds an organism is called the organisms। कि जो हमारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, किस ऑर्गन जो जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म किससे कवर है? वो एनर्जी है, या इन्वायरमेंट है, या फिर लोजिंग है, या न्यूट्रिएंट्स है? ओके, बी इन्वायरमेंट, ठीक है, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो हर चीज जो हमारे आसपास का जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो जो सराउंड्स होता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब जो क्वेश्चन मोस्टली आएंगे उस अभी जो आ रहे हैं वो इकोलॉजी पे बेस्ड आएंगे, ठीक है ना। तो इकोलॉजी आप ध्यान में रखिएगा। द स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स इंटरसेक्ट्स इज कॉल्ड, मींस जो लिविंग थिंग्स होती हैं आपस में कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे इकोसिस्टम कहते हैं, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं, या फिर द एनर्जी पिरामिड बोलते हैं? ओके, सी 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 ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो इकोलॉजी होती है, बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टडी की जाती है, तो दैट इज इकोलॉजी। ओके, वेरी गुड। नाउ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, जो हम पृथ्वी पर सभी तरह के जीवन का जो मेन सोर्स है, जीने का एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? फंजाई, आपका एनिमल्स, वाटर, या सनलाइट? सोनम, स्वाति, सौम्या, आकांक्षा, रश्मि, ऑल आंसर्स डी, या डी इज द राइट आंसर। भाई सनलाइट ही मेन रीजन है, ठीक है ना। तो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि हम वो O2 CO2 और प्लांट्स जो होते हैं अपना एनिमल्स अपना अपना खाना बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो अपना खाना बनाते हैं उनको प्लांट्स को ही हम खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, प्रोड्यूसर्स उनको बोलते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, टर्शरी। तो एक साइकिल बना हुआ है, तो ये साइकिल जो एनर्जी का एक पिरामिड बना हुआ है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। तो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। कि जो बायोटिक होता है, जैविक फैक्टर जो होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उसका एग्जांपल इनमें से कौन सा है? वाटरफॉल, क्लिफ, ए ट्री, या एक रॉक? वाटरफॉल, झरने, क्लिफ, या ट्री, या रॉक? पत्थर, क्लिफ भी एक तरह से हिल्स होती हैं, ए ट्री। तो राइट आंसर इज ओके, रश्मि ने ए बोला है, वंदना सी, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, मोस्टली सी कह रहे हैं। क्योंकि देखो बायोटिक मीन्स जो जी रही है, जिसके अंदर जीवन है,
वाटरफॉल के अंदर कोई जीवन नहीं है, क्लिफ के अंदर कोई जीवन नहीं है, रॉक पत्थर के अंदर कोई जीवन नहीं है, लेकिन पौधे के अंदर जीवन है, लेकिन वो बायोटिक भी है। ठीक है ना? तो बायोटिक फैक्टर क्या हुआ इसका? ए, ट्री। तो सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर किया है वो सही है, जिन्होंने बाकी दूसरा आंसर किया तो अपना आंसर को सही कर ले। तो सी इज द राइट आंसर, ए ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो इकोसिस्टम होता है किससे मिलकर बना होता है? नंबर एक, सिर्फ लिविंग थिंग्स की वजह से ही, बी फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से ही, सी लिविंग थिंग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों की वजह से, डी लिविंग थिंग्स एंड डिकेइंग मैटर, जो मैटर्स की लाइफ कम हो रही है उसकी वजह से। तो इसका आंसर करो फटाफट। अच्छा, सी कर दिया आप लोगों ने। हाँ ठीक है, सी इज द राइट आंसर। जो लिविंग थिंग्स है वो और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उन दोनों का मिक्सचर ही जो होता है दैट इज इकोसिस्टम। ये आपको बताया जा चुका है पहले से। अगर नहीं पता तो आप इसको देख लीजिए कि जो इकोसिस्टम होता है वो लिविंग थिंग्स और उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। कोई भी चीज जैसे हम लोग हैं, हमारा जो इकोसिस्टम हो रहा है, तो आसपास जो भी चीज है वो उससे रिलेटेड होता है। ठीक है ना? तो लिविंग थिंग्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट इज द राइट आंसर। इन एन एनर्जी पिरामिड, जो एनर्जी पिरामिड्स होते हैं, द बॉटम लेवल रिप्रेजेंट, जो नीचे का लेवल होता है, ऐसे बॉटम स्टार्ट होता है ना, ऐसे एक पिरामिड होता है आपका। अगर पिरामिड आपको याद आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। पिरामिड कुछ इस तरह से ट्राइंगल टाइप का होता है, इस तरह से हम बना देते हैं उसको। ठीक है ना? तो उसका जो बॉटम लेवल होता है ना, वो क्या होता है? वो आपका डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स होते हैं, या प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर सिक्वेंजर्स होते हैं, या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं? बताइए। तो काजल ने बोला है प्रोड्यूसर्स, ओके। साक्षी ने बोला है डिकम्पोजर्स, रश्मि ने बोला है बी, 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 ओके। तो बी इज द राइट आंसर। तो सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो होता है प्रोड्यूसर्स इज द राइट आंसर। ठीक है? तो सबसे राइट आंसर इज प्रोड्यूसर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एनर्जी पिरामिड के सबसे लोवेस्ट पार्ट में होते हैं। जिन्होंने ये आंसर किया दैट्स गुड, जिन्होंने नहीं किया अपने आप को करेक्ट करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। B is the right answer. Not D. B. B. Producers. Producers. B for ball. B for Bombay. B is the right answer. Now, next question is an example of consumer in a pond. जो तालाब होता है, तालाब का जो इकोसिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? उसमें सॉरी, एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स। तो पॉन्ड का इकोसिस्टम है, उसमें कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ए वाटर लिली, एल्गी, ए रीड, ए फ्रॉग। ओके, एल्गी, ओके, ये ऑप्शन बोला है वाटर लिली, फ्रॉग। कंज्यूमर क्या होता है? आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो उसमें? देखो मैं आपको बता देता हूँ, वाटर लिली एक प्लांट हो गया, एल्गी भी एक प्लांट ही होता है, रीड भी एक प्लांट है, और फ्रॉग एक एनिमल है। सॉरी, एनिमल कहेंगे तो कीट कह सकते हैं, जो भी है। तो अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। तो ये जो तीन हैं ए बी सी, ये प्रोड्यूसर्स हैं। सौम्य राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। काजल, रश्मि, सब अब सबको डी आ गया। ठीक है ना? हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा हो कि वाटर लिली क्या होता है, एल्गी क्या होता है, रीड क्या होता है। ये सब प्लांट्स हैं एक तरह से, वाटर के अंदर जो होते हैं। ठीक है ना? या फिर वाटर के पास आसपास जो होता है वो, उनको प्लांट्स हैं। वाटर लिली भी है, एल्गी भी है। तो जो तीन है ये एग्जाम्पल किसके? प्रोड्यूसर्स के हैं। ठीक है ना? और फ्रो क्या है? कंज्यूमर हो गया है। तो टी इज द राइट आंसर। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हुए इसमें, काफी लेट आंसर आए। ये एफ किसने दे दिया? शिवानी। तो फ्रॉग इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज फूड चेन इज इन द करेक्ट ऑर्डर? तो अच्छा, ये फटाफट सोचिए और दोबारा से अभी। तो इन सब में सबसे बेस्ट एग्जांपल फूड चेन का कौन सा है? अब मैं बताता हूँ कैटरपिलर क्या होता है। कैटरपिलर होता है आपका एक कीड़ा होता है, जिसको आप देसी भाषा में सुंडी बोल सकते हो। ठीक है ना? जो कि आपको प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की पत्ती को खाता है, लीफ को खाता है। कैटल एक तरह का प्लांट होता है। और फ्रॉग आप जानते हो, मेंढक, वाटर स्नेक, जो स्नेक जो पानी में पाया जाता है। अब फटाफट बताओ इसका राइट आंसर किस क्या है? अब तो बता सकते हो आप लोग। अब मैंने दोनों चीज बता दी आपको कि अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओके, तो कब कुछ बच्चों ने बी आंसर किया है, तो बी इज द राइट आंसर। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। एक्चुअली बी बी क्या कह रहा है कि आपका जो
कटेल है, कटेल मीन्स क्या होता है, मैंने बताया प्लांट एक तरह का है, तो इसे इसकी जो लीफ है वो कौन खाएगा, कैटरपिलर खाएगा। तो ये जो कटेल है दैट इज प्रोड्यूसर, तो कैटरपिलर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर, वाटर स्नेक फ्रॉग को खा जाएगा, तो दैट इज टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, हाँ, तो जिन्होंने बी आंसर किया है तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ, इकोलॉजी है वो स्टडी है कि कैसे द फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज, कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है समय के साथ कैसे बदलता है, बायोटिक फैक्टर चेंज ओवर द टाइम, जो बायोटिक फैक्टर होते हैं समय के साथ कैसे बदलते हैं, sees the matter interacts with energy in our environment, these the living things interact with each other and with their environment, so right answer is, राइट आंसर नोट बी बेटा, सो में बी कैसे हो सकता है, डी, या डी इज राइट आंसर। नेहा, साक्षी, शिवानी सबने डी किया, तो दैट इज द, ये आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि इकोलॉजी क्या होता है, कि इकोलॉजी कैसे लिविंग थिंग्स और बाकी जो चीजें हैं वो एक दूसरे पर कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, तो उसकी स्टडी होती है। ठीक है ना, तो इकोलॉजी का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन में, वो पहले थोड़ा सा अलग तरीके से था, इस बार थोड़ा सा अलग ऑप्शंस आ गए। तो राइट आंसर क्या है कि सॉरी, लिविंग थिंग्स या अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है या एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है उसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज, जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक फैक्टर का एग्जांपल कौन सा है, बायोटिक मींस जैविक, तो जैविक का एग्जांपल कौन सा है, टेम्परेचर मींस ताप है क्या, पानी है, फिश है या सनलाइट है, तो इस राइट आंसर इज फिश। स्वाति वेरी गुड बेटा, या काजल वेरी गुड। तो फिश द, अगर हम ऑप्शन भी देखेंगे, अगर इसका बायोटिक फैक्टर मैंने बताया तो जैविक फैक्टर होता है, तो आप देखोगे भाई पानी, तापमान, सन, तो ये तो जैविक तो हो नहीं सकते, फिश इज द जैविक, तो जैविक फिश द, जो सी है शी इज द राइट ऑप्शन। यस वेरी गुड बेटा, शी इज द राइट आंसर। नाउ एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर इन ए इज ए, प्रोड्यूसर का बेस्ट एग्जांपल इनमें से कौन सा है, फंगस, कैटरपिलर, बर्ड, मॉस, फंगस है या कैटरपिलर है या फिर मोस है, जल्दी से बताओ। क्या आंसर दिया अधिकतर ने, डी, या डी इज द राइट आंसर। मोस एक टाइप का प्लांट होता है, ठीक है, नॉट ए, ए नहीं होगा बेटा, मोस नहीं होगा, मोस एक्चुअली क्या होगा, ओके ओके, डी, डी इज द राइट आंसर, ए होगा फंगस, फंगस क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। ओके, कैटरपिलर होने से हो सकता है, बर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कैटरपिलर भी एक, आपका भी बात की थी कैटरपिलर के बारे में हमने, और बर्ड के बारे में, बर्ड होती है आपकी वो भी कैटरपिलर को खाती है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, मोस दैट इज प्लांट्स, प्लांट्स, मोस इज अ प्लांट। तो एग्जाम में कभी आ सकता है प्लांट, यहाँ पे ट्री भी लिखा हो सकता है या फिर किसी प्लांट का नाम हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको, बाकी जैसे मोस यहाँ एक क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है, मैंने सिर्फ जानबूझ के डाला है ताकि आप लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन ना हो कि आपको आता भी हो क्वेश्चन और उसका आंसर ना कर पाए अच्छे से। ऐसा नहीं है, देखो प्रोड्यूसर आपको पता है कि वो होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, लाइक प्लांट्स, तो यहाँ पे किसी प्लांट का नाम दिया हो सकता है, तो उसका राइट आंसर, जैसे मोस आपको नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन आपको इन तीनों का पता है, फंगस आपको पता है कि यहाँ डिकम्पोजर होते हैं अपघटक, कैटरपिलर आपको पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, बर्ड आपको पता है कि यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, इनका आपको पता है, लेकिन आपको मोस्ट नहीं पता क्या है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो इसका राइट आंसर कर जाओगे, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के केस में आप लोग को थोड़ा सा दिमाग यूज करना, और राइट आंसर विल बी डी इन दैट केस। नाउ बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर, जो कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किसका, किसके भोजन का सोर्स होते हैं, स्क्वेंजर्स, डिकम्पोजर्स, कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अरे बोलो फटाफट, नहीं बोला कोई, डी नहीं, डी नहीं है, कार्निवोर्स, नहीं डी कैसे हो जाएगा, डी कैसे हो जाएगा, डिकम्पोजर, ओके ओके,
ये आंसर, इसका राइट आंसर मैं भी के लिए होल्ड रख रहा हूँ, ये काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ए बी सी डी, इसके सारे आंसर आप ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, इसको टिक कीजिए और इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और तब तक आप लोग टाइम मिलता है तो आप इन चारों की मीनिंग ढूंढ लो, ठीक है ना। इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनर्जी पिरामिड द लोवेस्ट लेवल हैज, एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे का लेवल क्या होता है? लेस एनर्जी देन द टॉप लेवल, जो सबसे नीचे के लेवल में सबसे टॉप लेवल से कम एनर्जी होती है। लेस लेवल देन द सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से कम एनर्जी होती है। मोर एनर्जी देन द टॉप लेवल, या फिर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द सेकंड लेवल। तो राइट आंसर इज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एनर्जी पिरामिड कैसा होता है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हो मुझे। निशु ने बताया है कुछ, आप ये एनर्जी पिरामिड इस तरह से होता है, ठीक है ना। और सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ऊपर में कंज्यूमर्स हो जाते हैं, फिर ऊपर में जाके आ जाते हैं डिकम्पोजर। ऊपर का जो टॉप लेवल होता है डिकम्पोजर, और एनर्जी का ये एक तरह से फ्लो होता है, सबसे नीचे होते हैं हाईएस्ट एनर्जी, फिर एनर्जी का डायग्राम इसे ग्राफ घटता जाता है। अब बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा? बी कैसे बोल सकते हो आप? नो, बी इज नॉट राइट आंसर। बी कैसे आंसर हो जाएगा राइट इसका? सी इज द राइट आंसर ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि लोवेस्ट लेवल आपका ये है ना, ये नीचे वाला लोवेस्ट लेवल है ये वाला, और मैं कह रहा हूँ कि इस लोवेस्ट लेवल ये है और सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी के पास हो गई। तो ये कह रहा है मोर एनर्जी देन द टॉप लेवल, तो टॉप लेवल आपका ये हो गया ऊपर में, ठीक है ना। तो टॉप लेवल से ज्यादा एनर्जी किसमें है? इसमें है, फर्स्ट लेवल में। तो सी इज द राइट आंसर। मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो एनर्जी पिरामिड होते हैं, तो एनर्जी पिरामिड का जो सबसे नीचे का लेवल होता है प्रोड्यूसर्स इसमें होते हैं, और इसी के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब जब ये भाई एनर्जी को आप समझ सकते हो ऐसे कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं कौन खाते हैं? कंज्यूमर्स। तो वो 100% एनर्जी कंज्यूम नहीं करते उसकी, कुछ परसेंटेज एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो टॉप लेवल होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, वो भी 100% एनर्जी की नहीं ले पाते कंज्यूमर्स की। तो इस वजह से ना एनर्जी ग्राफ घटते आता है, और जो सबसे नीचे होता है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और सबसे ऊपर वाले के पास सबसे कम एनर्जी पहुंचती है, ठीक है ना। तो दैट इज द एनर्जी ग्राफ होता है, एनर्जी पिरामिड इसको एक तरह से बोल सकते हैं ना, एनर्जी पिरामिड होता है एक ग्राफ टाइप का, आप समझ सकते हैं आप इसको। तो जो लोवेस्ट लेवल है इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको फिर से आप कंफ्यूज हुए तो आप दोबारा से देख लीजिए कि राइट आंसर इज मोर एनर्जी देन द टॉप लेवल, ठीक है ना। तो जो टॉप लेवल है उससे ज्यादा एनर्जी होती है लोवेस्ट लेवल पे। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, जहां पे आपको हल्का सा घुमा के पूछे जाते हैं वहीं पे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ करने लग जाते हो। तो आप लोग प्लीज थोड़ा क्वेश्चन को समझो, और आपको अगर डायग्राम मैंने बताया था बेसिकली, तो इस डायग्राम को समझिए और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ये तो एक जनरल भाषा है इसमें दे दिया इसने, बाकी वो कुछ भी उसको बदल सकता है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जो ट्रायंगल वाला जो बताया मैंने पिरामिड वाला, तो आप आसानी से कर जाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं ना, तो इनको आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बाद में भी आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत है इसका। ए साइंटिस्ट हु स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसका आंसर सब सही करेंगे आई होप। वो वैज्ञानिक जो प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉपर बताओ, फिजिस्ट, बोटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट। तो राइट आंसर इज डी, यस यस, डी इज द राइट आंसर। 3 लोगों ने आंसर किया है, सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज। हाँ, अब आना शुरू हुआ है। बी नहीं, बी नहीं है तिलक, बी कैसे हो जाएगा? इकोलॉजिस्ट होगा बेटा, इकोलॉजिस्ट, यस, डी इज द राइट आंसर। सभी लोग आंसर किया करें, कम से कम आप अगर जिस क्वेश्चन में आप गलत होते हैं उसका आंसर करते हैं और बाद में सही चलता है पता, तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो बी इज द, डी इज द राइट आंसर, डी, डी फॉर डो, इकोलॉजिस्ट, एंड इकोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। फूड चेन सोज, फूड चेन क्या दर्शाता है? वन पोजिशन पाथवे फॉर एनर्जी, मनी पॉसिबल पाथवे फॉर एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए प्रोड्यूसर्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए कंज्यूमर्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि हिंदी में बताते हैं कि जो फूड चेन क्या दर्शाता है, एक पॉसिबल रास्ता एनर्जी का जो फ्लो होता है उसका एक ही रास्ता, या फिर एनर्जी के फ्लो के बहुत सारे रास्ते, या अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी होती है ये दर्शाता है, या फिर एनर्जी कंज्यूमर्स के पास कितनी होती है ये दर्शाता है।
क्या दर्शाता है? फूड चेन। नहीं 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 नहीं, गलत आंसर, गलत आंसर। सब डी 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 करते जा रहे हैं। डी इज द नॉट करेक्ट आंसर। डी नहीं है बेटा। फूड चेन आपने, मैंने बताया कि एक तो होता है फूड चेन, वो होता है फूड वेब। फूड वेब और फूड चेन, अब थोड़ा सा आप समझो। या काजल ने ये बोला है और आंचल ने ये बोला है और अब स्वाति ने भी ये बोला, ए इज द राइट आंसर। अब मैं कह रहा हूँ कि एक फूड चेन होता है, एक फूड वेब होता है। फूड वेब क्या होता है कि एक दूसरे को खा जा रहे हैं, ठीक है ना, एक वो एक वेब बन जाता है, जाल बन जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या, तो ये बी, उसके लिए बी आंसर होगा। तो मैं फूड वेब यहाँ पे होता तो बहुत सारे पॉसिबल पाथ हो जाते हैं, लेकिन एक ही पॉसिबल पाथ अगर बीच में हो रहा है एनर्जी के लिए, तो दैट इज फूड चेन। तो फूड चेन इज द, जो ए इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें भी काफी लोगों ने गलत आंसर किया है, तो थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम हो सकता है, पर ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फूड चेन ये थोड़ा दर्शाता है कि प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है या फिर कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी है, ये नहीं दर्शाता। सिर्फ वो ये दर्शाता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो एक तो फूड चेन होता है, फूड चेन में क्या होता है, एक ही पाथ दिखाता है, वन पॉसिबल पाथ, और जो फूड वेब होता है उसमें मनी पॉसिबल पाथ दिखा देता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फूड चेन के केस में, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, now come to the next question. Which of the following factor is an ecosystem is biotic? तो निम्नलिखित में से इकोसिस्टम का जो एग्जांपल है उनमें कौन सा बायोटिक है? बायोटिक कौन सा है? इंसेक्ट है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है एक बार पहले भी। निम्नलिखित में बायोटिक कौन सा है? ओके ओके, यस 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 यस, गुड गुड गुड, राइट आंसर। या इंसेक्ट, ठीक है ना। मिट्टी नहीं भाई, मिट्टी, पानी और सनलाइट जो होती है वो अजैविक है, एबायोटिक है। इंसेक्ट इज द बायोटिक, जिसके अंदर जीवन है। ठीक है, नाउ टू टू एबायोटिक फैक्टर दैट इफेक्ट एन इकोसिस्टम। दो ऐसे अजैविक फैक्टर जो इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं? मैं बोल रहा हूँ एबायोटिक, अजैविक फैक्टर। तापमान और पशु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड बैक्टीरिया, सोइल एंड वाटर। अब बताओ फटाफट, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है और देखता हूँ इसमें कितने बच्चे राइट कर पाते हैं। ओके, स्वाति, नेहा, नेहा आप गलत हो बेटा। नहीं, बी कैसे हो जाएगा? बी में आपका प्लांट तो आ गया, एनिमल आ गया, दोनों तो बायोटिक हो गए। थिंकिंग आपकी सही है, वेरी गुड वेरी गुड। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है। अब सोचो इसको कि बायोटिक कौन कौन से हैं इनमें। टेम्परेचर तो एबायोटिक है लेकिन एनिमल बायोटिक हो गया, प्लांट भी बायोटिक है, एनिमल भी बायोटिक हो गया, वाटर एबायोटिक है, बैक्टीरिया बायोटिक हो गया, सोइल एंड वाटर दोनों एबायोटिक है। तो डी इज द राइट आंसर। बंदना ने ए दिया, ए नहीं बेटा, ए गलत होगा, क्योंकि इसमें एनिमल तो बायोटिक हो गया ना। इसमें पूछा एबायोटिक फैक्टर, जो अजैविक कौन से हैं दो, तो सोइल एंड वाटर। ए कैटरपिलर ईट लीफ, जो कैटरपिलर होता है वो एक लीफ को खाता है। ए बर्ड ईट द कैटरपिलर, जो एक बर्ड होती है वो कैटरपिलर को खाती है। इन दिस इंटरेक्शन द बर्ड इज, जो बर्ड है वो क्या है? प्रोड्यूसर है, हार्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, या सेकेंडरी कंज्यूमर है? फटाफट बताओ। कैटरपिलर लीफ खा रही है और कैटरपिलर को बर्ड खा रही है, तो बर्ड क्या होगा इसमें? प्रोड्यूसर, हार्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, या सेकेंडरी कंज्यूमर? कैटरपिलर लीफ, ओके, डी, या डी इज द राइट आंसर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, क्योंकि प्राइमरी, डी क्या हुआ इसमें? प्रोड्यूसर हुआ। कैटरपिलर क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो बर्ड हो गया, तो बर्ड किसे खा रही है? बर्ड इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर इज डी, या डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। नाउ ए सब्सटेंस व्हिच कॉजेज पोल्यूशन इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन का कारण होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं, पोल्यूटिंग एलिमेंट बोलते हैं, या इरिटेंट बोलते हैं? जो पोल्यूशन करता है उसे क्या बोलते हैं? ए, काजल ए, नहीं नेहा ने ए दिया है। यस यस यस, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। कुछ बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए क्वेश्चन में। ए इज पोल्यूटेंट बोलते हैं ना, प्रदूषक। भाई इसका हिंदी में नहीं होता प्रदूषक, तो सब प्रदूषक बोलेंगे। देखो आपको इसमें काफी आंसर हो सकते हैं सिमिलर से लगे, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। तो प्रदूषक ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर इज द ए, पोल्यूटेंट। Which of the following is not a constituent of DDT?
डीडीटी एक्चुअली एक गैस, एक तरह से एक केमिकल होता है जो कि पहले यूज होता था, अब तो उसको बैन कर दिया गया है। जो एक्चुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज होता था पहले, तो ये एनवायरनमेंट को बैडली इफेक्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, आपका कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है, या क्लोराइड होता है, या हाइड्रोजन होता है। इसका आंसर देखता हूँ कौन सही कर पाता है। ये थोड़ा सा टफ हो गया है। डीडीटी, अब आपको थोड़ा सा डीडीटी के बारे में पता ही नहीं हो, नहीं सी नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है, इसका सी देते जा रहे हो आंसर। बी, या बी इज द राइट आंसर, फ्लोरीन। सारबा ने बी दिया है, बी इज द राइट आंसर, बी बी, यस, फ्लोरीन इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। यस, बी इज द राइट आंसर, फ्लोरीन। विच गैस इज द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ द एयर? तो हवा का प्रदूषित करने का जो मेजर पोल्यूटेंट है, कौन सी गैस है मेजर पोल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन। जल्दी से बताओ प्रॉपर्टी, तो बहुत इजी है। ए, ओके, या ए इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई नाइट्रोजन तो उसमें ऑक्सीजन और प्रोपेन तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में होती है, लेकिन जो पोल्यूटेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। यस, नोट सी। सी कैसे कह सकते हो, ये कौन कह रहा था सी? छवि, सी नहीं है बेटा। ऑक्सीजन पोल्यूटेंट थोड़ा ना होती है, ऑक्सीजन तो मेन उसका हो गई है, पोल्यूटेंट होता है प्रदूषक, ठीक है। तो ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ओके। तो जो राइट आंसर इज ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय CO2? CO2 के द्वारा कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, अल्ट्रा अल्ट्रारेड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, नन ऑफ दिस। अब बताओ प्रॉपर्टी इसका। CO2 आपकी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो इसके थ्रू कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है? जल्दी बताओ, जल्दी से। कोई बच्चा बताए ना आज, मेरा नेट स्लो हो गया है। किसने किया जवाब? सी 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 सी, सी नहीं है, सी वाज करेक्ट आंसर। इसमें मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। टू होती है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था कि वो क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन एंड रीमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो जो अर्थ को टेम्परेचर मेंटेन रखती है, तो वो इंफ्रारेड की वजह से होता है। तो इंफ्रारेड इसका राइट आंसर है, इंफ्रारेड बी। नोट, काफी बच्चों ने एक्चुअली देखा, तो मैंने कहाँ चला गया वो जो चैट मेरा बीच बीच में गायब हो जा रहा है। तो राइट आंसर इज बी। हाँ, अब बच्चों का बी आया है, अदरवाइज सी 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 करते जाते एक साथ। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स? जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? अब देखते हैं राइट आंसर कौन करता है इसका। सबसे पहले लेड, लेड होता है, कैल्शियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। साक्षी ने बोला है बी, नहीं, काजल का पहला आंसर आया है ए, जो कि सही आंसर है, ठीक है ना। और काजल का ही आंसर है, बाकी लोग भी तुरंत आंसर कर दिया करो। अरे गलत करो कोई बात नहीं, कम से कम करो तो आंसर। सभी बच्चे आंसर किया करो, सभी बच्चे आंसर करो प्लीज। तो लेड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो हमारा ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट में जो प्रेजेंट होता है वो लेड होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और तुरंत आंसर करो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड। जो मेजर पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉज है वो कौन सा है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। बताओ फटाफट। देखो रीजन इनमें से दो हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कॉज, जो बड़ा कॉज इसमें लग रहा है वो कौन सा है? काजल ने ये बताया, सौम्या ने ये बताया, छवि ने ये, साक्षी। सी कैसे हो सकता है? सी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सी राइट आंसर नहीं है, सी है, पर सी तो एक तरह से एयर पोल्यूशन को रोकने का तरीका हो गया, फोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इज नॉट राइट आंसर। इस केस में आपका बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। मेजर कॉज जो है आपको पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, वो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ स्मोक क्या है? अभी फटाफट बताओ, देखता हूँ कितने बच्चे बताते हैं। स्मोक इन डॉग्स स्टोमक कुत्ते के पेट में, कुत्ते के पेट में स्मोक होता है, स्मोक बोलते हैं। स्मोक प्लस फोक को स्मोक बोलते हैं। स्मोक डॉग होता है या फ्रॉग इन फोग होता है? ये तो बड़ा इजी है। ओके ओके,
इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब बच्चे एकदम से डालेंगे, बाद में डाला बहुत। तो स्मोक प्लस फोग इज द राइट आंसर। स्मोक इक्वल टू स्मोक प्लस फोग। ये सबसे फनी क्वेश्चन एक तरह से, और बहुत इजी भी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा सकता है, नो डाउट, बट थोड़ा सा ये ऑप्शन याद रखो आप, स्मोक इक्वल टू स्मोक प्लस फोग। हो सकता है सेंटेंस बना के पूछ लिया जाए, ये तो सिंपल एक मैथमेटिक्स तरीके से पूछ लिया। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पेंटिंग हाउस ग्रीन इन द कलर, wearing green color dress, having green room in the house, sun's heat trapped and rolled not allowed to escape। नोट बताओ इसका आंसर क्या है? राइट आंसर डी। गुड 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 बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। भाई फनी सा हो गया है भी ना, इसके ऑप्शंस बड़े फनी से हैं, और राइट आंसर हमें लॉजिकल यही लग रहा है डी। थोड़ा सा भी अगर लॉजिक यूज करोगे तो डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ऑन विच डे द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? 5th जून, 15th मई, 5th जून, 5th अप्रैल एंड 25th अप्रैल। यस यस, सभी को पता है इसका मतलब, रिसेंटली गया है, अभी कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया सबने। तो 5th जून इज द राइट आंसर। तो 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं एमसीक्यूज, जो काफी बच्चों ने अच्छे सही आंसर किए हैं। तो अगर आपके आंसर अधिकतर सही है तो आप लोग मैं भी ये क्या करूंगा, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, किसी को डाउट हो। और ये क्वेश्चंस आप लोग प्लीज तैयारी कीजिए इनको।